नमस्कार। मैं करण सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और ह्यूमैनिटीज़ में। तो आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 600 BCE से लेकर 600 CE तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को BCE एंड CE क्लियर होगा कि BCE का मतलब क्या होता है और CE का मतलब क्या होता है। BCE जो होता है आपका ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व और ईसा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ईसा जब लगवा देते हैं आप सभी किसी डेट के पीछे, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो 600 BCE से लेकर 600 CE तक 1200 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। तो पिछले चैप्टर में जो हमने किया था हड़प्पा सभ्यता, वो था 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक। तो ये इस टाइम पीरियड में हमने मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहेगा। हड़प्पन का डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन के बाद डार्क एज आता है, डार्क एज के बाद जो आपका ये किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की बात कर रहे हैं वो सभ्यता शुरू होती है। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे इस चैप्टर में। वैदिक काल क्या था, महाजनपद के बारे में बात करेंगे। तो एक टाइम पीरियड जो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ज़रा। पैलियोलिथिक का मतलब पुरापाषाण काल बताया है ये पिछले चैप्टर में भी, तो आपने देखा है अगर तो ठीक है, अदरवाइज एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। क्या है पुरापाषाण काल? तो पुरापाषाण काल जो था लोअर पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल बेसिकली। तो उसके 3 पार्ट हैं पुरापाषाण के, लोअर, मिडल एंड अपर। उसके बाद मिडल आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। फिर नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज बोला जाता है। तो ये टाइम पीरियड चलता रहता है। एट द एंड ऑफ दिस आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आपका 2600 BCE देख सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आता है अर्ली आयरन और मेगालिथिक कह सकते हैं, और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो 600 टू 400 CE ये टाइम पीरियड आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है। टाइमलाइन 1 के नाम से ये जो सेकंड चैप्टर है इसके एंड पार्ट पे दिया हुआ है। ओके, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और है आपके टाइम पीरियड इसमें कि कैसे कैसे कब कब हड़प्पन आर्कियोलॉजी को सर्च किया गया था, हड़प्पन आर्कियोलॉजी में किस किस का योगदान था। एलेक्जेंडर कनिंघम, हड़प्पन सील, MS वर्ड्स, REM व्हीलर, ये सारे SR राव पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की ओर बढ़ते ही हमारा एक और टाइमलाइन आ जाता है सामने, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तो ये जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है वो शहरी सभ्यता हड़प्पा काल है। उसके बाद एक अज्ञात काल आता है 1900 से 1500 तक, और उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में भी एक ग्रामीण लोग, मतलब पूरा वैदिक काल, दो वैदिक काल भी 2 टाइप में डिवाइडेड है, पूरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसमें फिर एक ऋग्वैदिक काल आता है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक क्या है ऋग्वैदिक। 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक क्या है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये जो है आपका टाइम पीरियड है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब लोह युग आता है, जिसमें क्या है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा तक, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास होता है। तो ये जो चैप्टर है वो मेनली इन 16 महाजनपदों के विकास पर ही बात करता है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो कौन सा है? वो है आपका मगध है, जिसके वंशों का वर्णन है। सबसे पहले हर्यंका वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ठीक है, तो इसी चीज़ की बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो छठी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकालीन, मतलब परिवर्तनकारी काल माना जाता है।
देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही लोह युग शुरू होता है उस टाइम वैदिक काल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस 600 ईसा पूर्व को एक बहुत ही परिवर्तनकारी समय माना जाता है। तो वो समय क्यों ऐसा माना जाता है, तो वो ध्यान से एक बार जरा पढ़िए। इतिहास में छठी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं। इसका कारण आरंभिक राज्यों, जो राज्य थे, उनका विकास होना स्टार्ट होता है। नगरों का विकास और लोहे के बढ़ते प्रयोग की वजह से सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ जाता है। और ये जो काल था, इसी काल में महाजनपद का विकास होता है। ठीक है, तो नगर का विकास होना ही इस काल को एक परिवर्तनकारी काल के रूप में देखते हैं। चलिए, इसी समय में कौन कौन से धर्म, बौद्ध धर्म देख सकते हैं आप, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होता है इसी काल में। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 1200 साल का टाइम पीरियड है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, 1200 साल का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है, जिसमें अवंती, मगध, उज्जैन और भी बहुत सारे हैं। तो उन सभी का जो वर्णन मिलता है, उसी की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। उन राज्यों में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, कैसा उनका प्रशासन था, वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तन काल माना गया। इस काल में लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप सभी को देख लेना है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। फसल देखिए, धान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जो फसल बहुत ज़्यादा होती आती है। तो ये भी एक टाइम था। अब देखिए ये कैसे हुआ, थोड़ी सी बात करते हैं कि हड़प्पन्स के बाद क्या, व्हाट हैपेंड आफ्टर हड़प्पन्स। तो उसकी बात करते हैं तो देखते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट्स इन द स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स। तो जो 15 साल का टाइम पीरियड था, इसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे ऋग्वेद, देखिए जो पिछला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हड़प्पन्स के बारे में है। अब ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें क्या है आपका 600 BC से 600 CE तक है। तो लगभग 1500 साल, 1300 साल का बीच में गायब है, बुक में है नहीं डिटेल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझाया जाए। तो इस काल में एक तो अज्ञात काल आया, उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल के दो भाग थे, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद जो था उसका कंपोज किया गया, मतलब बनाया गया। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं वैदिक युग कब से कब तक है, 1500 से ईसा से लेके ईसा पूर्व, ये दोनों से लेके 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे कौन से लोग थे, ग्रामीण लोग। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। चलिए, वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद आई, ग्रामीण सभ्यता थी। इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। आर्य जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बार काम आएगा। आर्य कैसे आए भारत में, कौन थे, क्यों आए, वो सारी चीज़ें भी बात करेंगे कभी सेपरेट वीडियो में, आपके सिलेबस में है नहीं। देखिए, इसका काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व अभी बता चुका हूँ। भाषा जो है वो कौन सी है, संस्कृत। वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी, डिफरेंट थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ये भी हम कर चुके हैं, बस इसको शब्दों में हम पिरो रहे हैं अब। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक, फिर 1000 से 600 को उत्तर वैदिक काल माना गया। ठीक, चलिए, अब वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। उसी को शब्दों में बताना है, बस अच्छे से लिखना है। तो वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना की गई, आप जानते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक सभ्यता के बाद जो आया वो कौन सा काल आया, महाजनपद काल। तो
तो इस चैप्टर में जो आपका पूरा है वो महाजनपद काल के बारे में ही है, तो उसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी समय नए नगरों का भी विकास होता है, तो उस बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो हैं ये 4 वेद हैं, तो इसका भी वर्णन मिलता है हमें इसी टाइम पीरियड में। चलिए आगे देखिए। वैदिक पीरियड जो था वो इंडियन हिस्ट्री में कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि कैसे विकसित हुआ। ग्रामीण सभ्यता तो थी, प्लस वहाँ पर आश्रम की व्यवस्था थी। तो ये 4 वेद हैं, चारों वेदों की रचना होती है। अब देखिए इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर जो है नदी, यहाँ के आसपास एरिए में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स होता है। और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया तो है ही, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटक, और इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ पे पेस्टोरल्स, जो बेसिकली एग्रीकल्चरल, गायों का वो डोमेस्टिकेशन, ये मिलता है एविडेंसेस। और इसके अलावा वहाँ पे जो है न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, जिसको मेगालिथ्स बोला जाता है, जो मतलब मृतकों को एक मेगालिथ, ये जो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का बॉक्स में उनको दफनाया जाता था, मतलब दफनाने का एक तरीका अपनाया गया था, इसी को बोला जाता था मेगालिथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मैनी केसेस द डेड वर बेरिड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स, मतलब जो डेड्स होते थे, जो मरे हुए लोग होते थे, उनके साथ साथ आयरन टूल्स भी दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये अगले जन्म में या फिर मरने के बाद अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो अपने वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ महाजनपद के नाम हैं, ये ज़रा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। काशी, अंग, मगध, वत्स, कौसला, मला, वेदा, चेडी, वत्स, अस्माका, अवंती, मत्स्य, शुरासेना, कुरु, पांचाल, कांधार, कंबोज, तक्षशिला, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया ये बता चुका हूँ, 2 भागों में, उत्तर वैदिक काल, उससे पहले ऋग्वैदिक काल। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा गया और 1000 से 600 को उत्तर वैदिक काल। उसके बाद ही जो शुरू होता है वो हमारा शुरू होता है कौन सा, महाजनपद काल। ठीक है, अब हिस्टोरियंस जो हैं ये ट्राई करते हैं कि हाउ दिस थिंग्स हैपेंड, कैसे ये हुआ ये सारी चीज़ें, तो उनका सोर्स जो है वो जानना ज़रूरी है कि इनको कैसे पता चलता है कि आखिर क्या क्या हुआ है। क्योंकि पुराने टाइम में जो चीज़ें थी वो एविडेंसेस तो अभी हमारे पास कुछ ही हैं, बुक्स जैसे कि हैं, सोर्स जो है इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, लिखे हुए बुक्स और कॉइन्स, विजुअल मटेरियल्स। तो इन सभी चीज़ों से वो ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि कैसी परंपरा रही थी, कौन किसके बाद आया था, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे लोग रहते थे, तो ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो है पहला टॉपिक है, अभी तक ये इंट्रोडक्शन था और ये चैप्टर से बीच का जो एरिया है, टाइम पीरियड, वो समझाने की कोशिश की गई थी। अब इस चैप्टर में प्रिंसिप एंड पियदस्सी, तो प्रिंसिप जो है एक नाम है, एक वो है हिस्टोरियन है, एपिग्राफिस्ट हैं। तो पहले जान लेते हैं एपिग्राफी होते कौन हैं। जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफी बोला जाता है, और एपिग्राफिस्ट उनके स्टडी करने वाले इंसान को एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। तो ये जो है ये जेम्स प्रिंसेप हैं। क्या नाम है इनका? जेम्स प्रिंसेप। तो ही वॉज द पर्सन, वही इंसान थे जिन्होंने पियदस्सी, एक वर्ड है देवम प्रिय पियदस्सी, तो उन्होंने 1830 ईस्वी में ब्राह्मी और ख्रोष्ठी लिपि में मिला था उनको, इसका मतलब निकाला कि प्रियदस्सी का मतलब क्या है। देवम प्रिय पियदस्सी ये हैं कौन? तो देवम प्रिय पियदस्सी वो अशोक के लिए यूज़ किया जाता था। पियदस्सी का मतलब है प्लेजेंट टू बी होल्ड, मतलब मन को मोह लेने वाला। तो पियदस्सी अशोक के लिए था। और ये लुम्बिनी, रामपुरा, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, ये अलग अलग जगहों पे सेम इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका मतलब है देवम प्रिय पियदस्सी।
ठीक है, सभी का मतलब है प्लेजेंट टू बी होल्ड, और ये अशोक सम्राट के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने 1830 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे इनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो उनको देख लेना है आपको। अगला है द अर्लीस्ट स्टेट्स, जनपद और महाजनपद। तो जनपद क्या होते थे, महाजनपद क्या होते थे, वो जान लेते हैं। जन मतलब होता है लोग। जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं एक जगह पे तो उसको जनपद बोला जाता है। जब बहुत सारे जनपदों का एक समूह बन जाता है तो उसको महाजनपद बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बात करते हैं। ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था, मतलब छोटा सा होता था इसलिए उसको जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक युग में राज्य को जनपद कहा जाने लगा, क्योंकि थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ गई तो उसको जनपद कहने लगे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई, क्योंकि जनपद जो थे बहुत सारे जनपद मिलकर एक साथ एक राज्य बनाने लगे, तो इसीलिए उसको महाजनपद कहा जाने लगा। पहले जन था क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे थोड़े थोड़े से लोग रहते थे, और उसके बाद फिर इन्होंने समूह में और ज़्यादा रहना शुरू किया तो जनपद कहा जाने लगा। उसके बाद बहुत सारे जनपद मिलकर एक राज्य बनाने लगे तो इसलिए उसको महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, तो इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय, देख सकते हैं ये बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमें इनके नाम मिलते हैं। अलग अलग जितने भी हैं महाजनपद, उन सभी जनपदों का नाम हमें इन दोनों बुक में मिलता है। कौन सा, फिर से देख लेते हैं। अगंतुर निकाय ये हमारे बौद्ध धर्म का वो है, बुक है, और जो है ये भगवती सूत्र ये किसका है, जैन धर्म का। चलिए अब 16 स्टेट्स जिनको महाजनपद कहा जाने लगा। जनपद का देख सकते हैं, मीन्स द लैंड वेयर जना और पीपल लिव, अ क्लेन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट और सेटल्स, मतलब अपने पैर रखते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। ठीक है, तो कुछ नाम हैं ये, जैसे वज्जी, मगध, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, और ये सारे नाम उनको मतलब इन बुक्स में मिलते हैं। चलिए तो ये देख लीजिए आप, बुक विद देयर कैपिटल्स के नाम है साथ में, इनको आपको रीड कर लेना है। काशी, वाराणस, पाटलिपुत्र मगध का है, अंगा, चंपा, वृज्जी वैशाली, चेड़ी, सुक्तिमाती, अवंती, उज्जैन, मत्स्य, ये सारे रीड कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन था? राजा का शासन हुआ करता था। कौन शासन कर रहा था? राजा। लेकिन गण और संघ के नाम से राज्य में लोग का समूह शासन करता था। तो आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले रिपब्लिक हुआ करता था। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, ये हुआ करता था। तो हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों को रख रखाव के ये देख सकते हैं आप, वो दिखाते हैं, रख रखाव के लिए कौन होता था? प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे, टैक्स तो लेना ही था, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चरल ही मेन वो ऑक्यूपेशन था जहाँ से टैक्स लेना जरूरी था। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूटकर धन इकट्ठा किया जाता हो, ऐसा भी होता था। धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। ठीक है, ये राजा है, इस तरह से अपना सेना रखता था। चलिए अब जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जिसको सभा, समिति, विधाता और पूरा जनपद भी कहा जाता था। तो सभा समिति लगती थी वहाँ पे। ठीक है, ये किले से बंद किया जाता था, बता चुका हूँ ये। अब गण और संघ क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, ये बता चुका हूँ मैं। संघ शब्द का प्रयोग जो है किसी संगठन या सभा के लिए, जैसे ये किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है गण, या देख पाते हैं आप,
तो ये बनता था। गण या संघ में कई शासक होते हैं, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विवाद के जरिए, डायलैक्टिक्स होता है, सुना है कभी, वाद विवाद, ठीक है, जिससे जरिए एक निर्णय लिया जाता था। उसमें क्या होता है देखो, थीसिस, एंटीथीसिस, और यहाँ से पहुँचते हैं सिंथेसिस। मीन्स आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट आता है, इसका एंटी आर्ग्यूमेंट होता है, और फाइनली क्या बन जाता है, कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। तो यही जो था सभा या फिर संघ में प्रोसेस चलता था और वहाँ पे निर्णय लिया जाता था। गणों की सभाओं में स्त्रियों, दासों, कंपकारों की भागीदारी नहीं थी, इसलिए इन्हें लोकतंत्र नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। मतलब एक शाक्य थे और वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। मतलब जो वहाँ का राजा होता था, वहाँ की पूरी संपत्ति पे उसी का एक राजा का अधिकार होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है संस्कृत टेक्स्ट, धर्म सूत्रा का मतलब क्या होता है? ये जो होता है नॉर्म्स फॉर रूलर्स, मतलब रूलर्स, शासक के लिए जो नियम्स होते हैं उनको धर्म सूत्र में बांधा जाता है, धर्म सूत्र में लिखा जाता है। तो गौतम धर्म सूत्रा, धर्म इज ए लॉ, हिंदू लॉ बेसिकली जो भी होता है वो धर्म बोलते हैं ना, धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म एक लॉ बुक है, धर्म सूत्र, जहाँ पे रूलर्स के लिए लॉ लिखा जाता था, उसको फॉलो करते थे। ठीक है, अब ओलिगार्की का क्या मतलब है? वो गवर्नमेंट जहाँ पे ग्रुप ऑफ मैंस क्या करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, पावर उनके पास होती है। तो रोमन रिपब्लिक जो था विच यू रेड लास्ट ईयर वॉज एन ओलिगार्की इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम। रोमन रिपब्लिक तो नाम है लेकिन वो ओलिगार्की था। क्या था? ओलिगार्की। वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मैन जो थे शासन करते थे। ठीक है, ये ओलिगार्की और मोनार्क। मोनार्क में क्या होता है, एक सिंगल इंसान शासन करता है, और ओलिगार्की में बहुत सारे मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मैन्स होते हैं। अब इन सभी में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मगध है महाजनपदों में। तो मगध के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये कहाँ है? अभी के बिहार राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? बिहार में। मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। प्रारंभ में ये देख रहे हैं, ये पूरा राज्य जो है ये मगध है। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या था? राजगृह मगध की राजधानी थी। बाद में 4थी शताब्दी ईसा में क्या किया गया? इसकी राजधानी शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र को बना दिया गया। अभी वर्तमान में पाटलिपुत्रा को ही क्या कहते हैं? पटना कहते हैं, जो कि बिहार राज्य में है। तो अनेक राजधानियों को क्या किया जाता था? ये देख रहे हैं आप राजगृह में, ये ग्लास ब्रिज है, कभी आप विजिट करते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अनेक राजधानियों की किलेबंदी जो है लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवार बनाकर की जाती थी। ठीक, अब ये अशोक के बारे में है। तो मगध का प्रारंभिक इतिहास जो है हरियंक वंश से शुरू होता है। जब सबसे पहला स्लाइड दिखाया था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताया था कहाँ से क्या शुरू होता है। तो राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है और मगध को इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया, मतलब ये हारे नहीं, और कलिंग को भी जीता था इन्होंने। कलिंग को जीतने के बाद अपनी तलवार में को म्यान में शांति दे दी थी, मतलब उन्होंने उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मगध जो है इतना समृद्ध क्यों था? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? तो कुछ रीजंस थे, जैसे कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था? प्राकृतिक रूप से। क्यों? क्योंकि इस महान जनपद के पीछे क्या था? आसपास जो थे पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। एक तरफ देख सकते हैं आप, ये मगध है तो यहाँ से एक रिवर जाती है, गंगा एक तो है, दूसरी तरफ से सोन और तीसरी तरफ से पहाड़ी है। ठीक है, कैमूर जिला है, वहाँ की पहाड़ी है।
तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, फसल भी अच्छी होती है नदी होने की वजह से, और यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से बहुत ज़्यादा थी। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। हाथी उपलब्ध होने की वजह से सेना के बहुत काम आते थे, और शासक जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे शासक थे। महत्वाकांक्षी शासक मतलब जिनके पास इच्छा होती है आक्रमण करने की और अपने राज्य को बढ़ाने की। तो मगध के राजा जो थे बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। गंगा और सोन नदी जो सिंचाई के लिए उनके यूज़ होती थी। लोहे की खदानें थीं जिससे सोने में हथियार बनाए जाते थे। सेना के लिए हथियार बनाया जाता था। तो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की प्रसिद्धि का कारण सिर्फ शासकों को नहीं, उनकी नीतियों को बताया है। ठीक है, विभिन्न शासकों और उनकी नीतियां तो थी, लेकिन क्या होता है ना, सिर्फ शासक ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो ये सारे देख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन राजा का अच्छा होना भी जरूरी है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महाधनानंद, महापद्मानंद और मौर्य वंश के सारे राजा थे, अशोक, और इनके मंत्रियों की नीतियों लागू करते थे जो वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हुआ करते थे। चलिए, जैसे ये बिंबिसार है, ये अजातशत्रु है, और ये महापद्मानंद है। क्रूर माना जाता है, लेकिन बहुत इतिहास का दूसरा परशुराम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसने क्षत्रिय विहीन करने के लिए एक प्रण लिया था और बहुत ही कोशिश की थी कि भारत को क्षत्रिय विहीन किया जाए। तो अपने आसपास के राज्य जो थे क्षत्रिय जिस पर राजा करते थे उन सभी को इसने हराया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परशुराम थे जिन्होंने एक टाइम पूरे धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन किया था, मतलब सारे क्षत्रियों को मार दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो उसको भी कभी पढ़ेंगे अगर मौका मिला तो ये जो है मौर्य साम्राज्य, अब एक आरंभिक साम्राज्य तो था, उसका एक वंश है मौर्य साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड है 321 से लेकर 185 BC 185। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, ये चौथा वंश था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म कब हुआ था? 340 BCE में। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ है। ठीक है, और जो कि पश्चिम के अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था इसका राज्य। ठीक है, मगध राज्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे, हिंदू सम्राट। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य थे। ये एक ही नाम है, तीन अलग अलग नहीं है। तो विष्णुगुप्त भी कहते हैं उसको, कौटिल्य भी बोलते हैं और चाणक्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो मौर्य वंश के बारे में अब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम मौर्य वंश के बारे में जान पाते हैं? तो मूर्ति कला जो वहाँ पे होती है, मूर्तियाँ जो बनाई जाती थीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो रचनाएं हैं, समकालीन रचनाएं, मतलब उन दिनों जो रचनाएं की गई थी वो। तो मेगास्थनीज नाम का एक यात्री है जिसने इंडिका बुक लिखी थी। कौन सी? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त राज्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक की जानकारी मिली है। इससे मौर्य वंश के बारे में ये मूर्तिकला है, और ये आपका मेगास्थनीज का इंडिका है। ओके, अब दूसरी जो है, अगला स्रोत जो है वो अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, कौटिल्य भी बोलते हैं चाणक्य को। ओके, इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य, मतलब लगभग भागों की रचना इसने ही की थी। चाणक्य जो था, मौर्य शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें इस अर्थशास्त्र बुक से। चलिए, ये देखिए, अर्थशास्त्र जो था ये एक जगह पे संकलित नहीं था, दूर दूर फैला हुआ था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंदिरों से इसको एकत्रित किया गया और बाद में इसका संकलन किया गया और अर्थशास्त्र बनाया गया। ठीक, चलिए, अब कुछ और स्रोत हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों से, और भी ग्रंथ होंगे, किंवदंतियाँ मतलब पुरानी कहानियों से कि कैसे कैसे राज्य हुआ करता था। तो जैन ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ या फिर बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक, चलिए,
अशोक के स्तंभों से, अशोक ने जितने भी स्तंभ का इंस्क्रिप्शन करवाया है, लिखवाया है स्तंभ, उन सभी से भी हमें क्या मिलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। ये देख सकते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन। आप अगर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे भी है अशोक स्तंभ, और उस पे भी मिलता है। ठीक है, सारनाथ जाते हैं तो वहाँ भी है। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। जो इसको मैसेज भेजना था, जो संदेश देना था, वो सारे संदेश इन्होंने क्या किया था, प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो ये था हमारा आज का इतना टॉपिक। इसके बाद अब अगली टॉपिक में हम मिलते हैं और जितना भी होगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसका MCQ भी करना है हम सभी को, प्लस में प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और उसके उत्तर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग आना ज़रूरी है, तो वो भी हाउ टू राइट वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। मैं ये बात एंड में बोल रहा हूँ, देखिए कितनी है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।